नमस्कार, कूटनीति के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में। हाल ही में नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता संपन्न हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूती आई है। इस संदर्भ में 2+2 वार्ता के क्या मायने हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा, इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में मजबूती आने के लिए और कितनी गुंजाइश है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट के सीईओ हैं और ऑस्ट्रेलिया से प्रकाशित होने वाली मैगजीन इंडिया न्यूज के संपादक है। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, कूटनीति में आपका स्वागत है। धन्यवाद निरंजन जी। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कूटनीति का कि आपने मुझे ये आमंत्रण दिया कि मैं आकर के आपसे इस विषय पे मैं चर्चा करूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हिंदुस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को लेकर के काफ़ी अब गहमा गहमी रहती है, चर्चा रहता है। तो उस वजह से हमको भी काफ़ी हर्ष होता है कि पिछले 10-12 सालों से यहाँ रह करके जितना हम लोगों ने प्रयास किया था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध और प्रगाढ़ हों, तो ये उसी का फल है कि आज हम इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, जो 2+2 वार्ता हुई भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मंत्री स्तर की यह पहली बातचीत थी, इससे पहले सिर्फ सचिव स्तर पर ही बात होती थी। जी, ये सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी वर्षों से एक दूसरे के साथ में संबंध को प्रगाढ़ करने का जो है प्रयास कर रहे थे। और आप जैसे जानते हैं कि 1998 के परमाणु जो हम लोगों ने परीक्षण किए थे, उसके बाद में काफी हमारा तनाव बढ़ा। लेकिन जब 2000 का दशक हमारा शुरू हुआ तो जॉन हावर्ड जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आकर के भारत के साथ पुनः विचार और विमर्श शुरू किया। और जिसके बाद हमने देखा धीरे धीरे करके हमारे जो व्यापार और हमारे जो बिजनेस ट्रेड के जो हमारे जो संबंध थे, वो धीरे धीरे काफी बढ़ने लगे। तो इस वजह से आज आप देखिए कि पिछले 20 सालों में 18 बिलियन से लेकर के हम जो 30 बिलियन तक हम लोगों का जो है बायलैटरल ट्रेड पहुंच गया है। तो ये दिखाता है कि दोनों पक्षों ने काफी जो है मेहनत की है और अपने संबंधों को जो है हर क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए। और ये उसी का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो जो बायलैटरल ट्रेड है वो $30 बिलियन पे है। और यही नहीं, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और तमाम अन्य क्षेत्रों में भी मिल करके जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि ये जो वार्ता हुई है, इस वार्ता में पिछले 10 सालों में तमाम प्रधानमंत्रियों का काफी योगदान रहा है। चाहे वो केविन रड आए हों 2009 में, जब हमारा ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना, हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप। उसके बाद में जूलिया गिलार्ड थी, जिन्होंने जो न्यूक्लियर यूरेनियम सप्लाई को जो है वो फिर से अप्रूव किया था। उसके बाद टोनी एबट आए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 2014 में आए, राजीव गांधी के बाद पहले आने वाले प्रधानमंत्री थे। तो आप पीछे देखिएगा कि पिछले 10-15 सालों में दोनों तरफ से काफी पहल हुई संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए। और आज की तारीख में अगर आप संबंधों को देखें तो मेरा मानना यह है कि ये काफी ऐतिहासिक ऊंचाई पर दोनों देश इस संबंध को लेकर के आए हैं। जो बैरी ओफेरल ऑस्ट्रेलिया के जो राजनयिक हैं दिल्ली में, उन्होंने भी ये बात कही थी कि काफी हिस्टोरिक हाई पे हम लोग आ गए हैं इस समय। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी बोला था कि जिस तरीके से पूरा विश्व का परिवेश बदल रहा है उस समय, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाने के अब कगार पर आ गए हैं। तो ये जो 2+2 जो वार्ता हुई है, ये पहले तो सचिव स्तर पे होती थी, लेकिन ये पिछले साल जब 2020 जून में 4 जून को जब दोनों प्रधानमंत्रियों ने पहली अपनी जो है वर्चुअल समिट की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब समय आ गया है कि दोनों के आपसी जो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इस तरीके से मिलने लगे थे कि अब उन्होंने ये सोचा कि अब हमको संबंधों को एक नए आयाम देने पड़ेंगे और हर हर दिशा में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से मेरा मानना यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे को एक बहुत ही जरूरी पार्टनर के रूप में देखते हैं।
और पिछले 10 सालों में जो तमाम चीजें हुई हैं वो इस बात पे इंगित करती हैं कि दोनों तरफ, दिल्ली में और कैनबरा में, ये एक नई सोच का जो सृजन हुआ, जिसके चलते दोनों राष्ट्रों ने सोचा कि अब हमको जो है हर स्तर पे वार्ता करनी चाहिए। और आप इस वार्ता को इस परिवेश में देखिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध इस कगार पे पहुंच गया, इस ऊंचाई पे पहुंच गया। उसको हम सिर्फ इस बात से हम जो अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों में दोनों प्रधानमंत्री 5 बार मिल चुके हैं, जो अपने में स्वयं में एक रिकॉर्ड है। और ये दिखाता है कि दोनों प्रधानमंत्री किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिल करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो वार्ता हुई है, हमको इसको उस परिवेश में देखना पड़ेगा कि जिस परिवेश में दिल्ली और कैनबरा ये बात को समझते हैं कि अब हमको साथ में मिलकर कार्य करना पड़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्तों में चीन को एक महत्वपूर्ण वजह माना जाता है, लेकिन ये जो 2+2 मीटिंग हुई उसमें दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान पर भी काफी चर्चा हुई। तो क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए अफगानिस्तान का विषय एक सहयोग का विषय हो सकता है? जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि देखिए हमने जो पिछले 10-15 सालों में जो हमने एक दूसरे के संबंध बढ़ाए, उसका एक बड़ा अहम हिस्सा था काउंटर टेररिज्म। और जब काउंटर टेररिज्म की बात आती है तो अफगानिस्तान एक तरीके से एपिसेंटर बन गया था ग्लोबल जिहाद का, जहाँ पे तमाम आपके जिहादी संगठन आ करके वहां से एक बहुत ही संगठित तरीके से, चाहे अमेरिका हो चाहे बाकी देशों हो, वहां पे उनका जो आघात होता रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुद अफगानिस्तान में था और जहाँ पे करीब 100 से ऊपर उसके खुद के जो है अपने जो है सैनिक मारे गए थे। और ऑस्ट्रेलिया स्वयं समझता है कि अफगानिस्तान से जो खतरा जो साउथ ईस्ट एशिया होते हुए जो ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अफगानिस्तान में जाकर के जड़ है वहां पे उस ग्लोबल जिहाद का जो सेंटर था उसको खत्म करने का प्रयास करे। ऐसे सूरत हाल में भारत चूंकि बहुत ही डीपली इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में, भारत के साथ मिल करके उन्होंने जो है कार्य करना शुरू किया। तो एक नई सोच निकली थी कि भारत के साथ हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका था, वहां के तमाम गुटों के साथ में वो मिल करके कार्य कर रहा था। तो जो तमाम जो जो इंफॉर्मेशन मिलती थी, इंटेल मिलता था भारत से भी ऑस्ट्रेलिया को, उससे काफी मदद जो है कैनबरा को मिलती थी अपनी नीतियों को आगे जो है और बढ़ाने में। तो उस लिहाज से अफगानिस्तान में दोनों ऑस्ट्रेलिया और भारत का काफी इंटरेस्ट है। और ये चीज हमने अपनी जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आया था उसमें भी अफगानिस्तान का जिक्र हुआ था। और यहाँ पे मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको कहना चाहिए कि अभी हमारे सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बदली हैं और जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तो वहाँ की सिचुएशन जो है अभी बहुत जो है वो फ्लूइड है। और ऐसी स्थिति में जो है हम जो है यही कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए जो हमने अभी जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें हमने यही बोला कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो ये अपेक्षा करते हैं कि अफगानिस्तान में जो है किसी भी तरीके के जो उग्रवादी संगठनों को जो है ये जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये एक ऑक्सीमोरॉन रेजोल्यूशन है, क्योंकि हम उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां पे उग्रवाद को जो बढ़ावा न मिले जो स्वयं उग्रवाद का हिस्सा रहे हैं। और आप देखेंगे जो अभी जो मंत्रालय उन्होंने बनाया है, अपना जो कैबिनेट बनाया है, उसमें से मेरे ख्याल 20 में से 13 वो हैं जो यूएन की सैंक्शंस लिस्ट में है। तो उन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वहां पे इस तरीके का जो है वो इस तरीके के जिहादी ग्रुपों को जो बढ़ावा न मिले, तो अपने आप से एक तरीके का मेरे ख्याल से नाइविटी है जो लेकिन हमारे सामने इस समय कोई चारा नहीं है। लेकिन हम बस यही प्रयास कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए और बाकी जो तमाम देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, उनके जरिए हम दबाव बना करके जो है अफगानिस्तान पे रखें। और क्योंकि वहां से निकलने वाले खतरे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी काफी जो है विचारणीय है। और इस लिहाज से दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का अफगानिस्तान में काफी जो है इंटरेस्ट रहेगा आने वाले समय में। चीन से बढ़ती हुई दूरियां और अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए झुकाव को ऑस्ट्रेलिया में कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने वर्तमान के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की चीन विरोधी नीतियों की आलोचना की है, और वहीं अमेरिका ने सेना वापस बुलाने पर उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के विरोध में माहौल हो सकता है?
देखिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो चीजें यहाँ पे घटित हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसने काफी कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया का रवैया चीन के प्रति बदल दिया है। और जैसे कि आप देखिए, पिछले पिछले 4-5 सालों में मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहकर स्वयं देखा था जिस तरीके से चाइना का यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा था, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके साथ में मिल करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना रहा हो, या फिर जैसे कि पीटर डटन जो हमारे रक्षा मंत्री जो इंडिया गए थे, उन्होंने भी चाइना के ऊपर उंगली खड़ी की थी साइबर अटैक्स को लेकर के। और तो ये तो रही एक बात। दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि ऑस्ट्रेलिया हालांकि मिडिल पावर है, लेकिन वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उसको जो बखूबी समझता है और निभाता है। इसलिए जो हमारी जो विदेश मंत्री मरीज पेन जो गई थी दिल्ली, उन्होंने पिछले विगत वर्षों में चाहे वो उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ जिंजियांग में जो मानवाधिकार का हनन हुआ है उसको लेकर के, चाइना का क्रैकडाउन हांगकांग में लेकर के, या ताइवान के प्रति जो उनका रवैया उसके लेकर के काफी कड़ी आलोचना चाइना की उन्होंने की थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों के बीच में काफी खटास आई। और जब कोविड के आने के बाद से आप समझिए कि बजाय कि इसके कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच के जो आर्थिक संबंध थे वो करीब 100 बिलियन के करीब उनका बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा कि ऐसा संबंध हम आपके रख करके क्या करेंगे, जब कि एक दिन जिस तरीके की चीजें होंगी जैसे कोविड-19 हुआ, वो कैसे फैला दुनिया को पता नहीं चला, और हमको आज कई ट्रिलियन डॉलर्स का घाटा उठाना पड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ये सोच पनपी जहां पे वो ये कहने लगे कि भाई हम चाहते हैं सिस्टम जो बड़ा ही पारदर्शी हो। आप जो है साउथ चाइना सी में जो कार्य कर रहे हैं, आप जो है रूल बेस्ड ऑर्डर को जो रिस्पेक्ट करिए, जो ये चीजें जो नहीं हो रही थी चाइना की तरफ से। तो इसके चलते ऑस्ट्रेलिया में ये बोलने लगे कि अब हम अपने आर्थिक जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर जो हम अपने राष्ट्रीय हित को जो रखेंगे, तो आर्थिक हितों को छोड़ करके हम राष्ट्रीय हित की बात करने लगे। तो वहां पे इकोनॉमी जो है वो सेकेंडरी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है सिद्धांतों की लड़ाई कैनबरा लड़ रहा था बीजिंग के साथ में। तो ऐसे सूरत हाल में इंडिया जो है बहुत अच्छी तरीके से फिट होने लगा, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, और हमारे जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक का जो हमारा जो अपना जो इंटरेस्ट है, वो हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी मेल खाता है। तो ये कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया में पिछले विगत वर्षों में हुई थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। और पहले जो यहाँ के सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, यहाँ के जो विदेश मंत्रालय जिसको कहते हैं, उसके जो सचिव थे आपके पीटर वर्गीस, जिनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035, उन्होंने भी बोला था कि ये ऑस्ट्रेलिया के हित में है कि ऑस्ट्रेलिया अपने जो आर्थिक जो संबंध है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करे, इंडिया की तरफ देखे। और यही बात जो ट्रेड डेलीगेशन लेके साइमन बर्मिंघम जब 2021 के शुरू में आए तो उन्होंने भी बात बोला था कि अब हम जो है यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ भी जो देखना हम शुरू कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सामरिक तौर पर तो दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन क्या व्यापार संबंधों में अभी भी चुनौती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जैसा आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफी कोशिश हो रही है, जैसे इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का रिपोर्ट हो, या पिछले महीने जो टोनी एबट का भारत दौरा हो। तो इस क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट से क्या फायदे हो सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक रूप में बड़ा रुझान चाइना की तरफ रहता था, क्योंकि यहाँ के बायलैटरल ट्रेड काफी ज्यादा उनके साथ में है। इस वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया हमेशा चाइना की तरफ देखता था। लेकिन जिस तरीके के चीजें घटित हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, उस वजह से उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हमको बाकी अब देशों की तरफ देखना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने जो आर्थिक संबंधों को सुधार सके। तो उसकी सबसे बड़ी एक ये निशानी ये थी कि जो पीटर वर्गीस की रिपोर्ट जो बनी थी, मैल्कम टर्नबुल ने बोला था कि आप इस रिपोर्ट को लिखिए। वो जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, जो ऑस्ट्रेलिया चाहता था। एक तरीके का मैग्ना कार्टा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में आर्थिक संबंधों की, जहां तक बात करें तो उसको जो है लिखा गया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट अनिल वाधवा की आई, जो CII के
नेतृत्व में लिखी गई थी, और वो कॉम्प्लीमेंट करती है उस पीटर वर्गीस की रिपोर्ट को। और दोनों यही बात को इंगित करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अभी $30 बिलियन पे हैं, लेकिन फिर भी ये पूरा अपने पोटेंशियल को इसने रियलाइज नहीं किया है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यही चाहता है कि फिलहाल अभी इंडिया शायद टॉप 8 पार्टनर्स में गिना जाता है, और वो इनका प्रयास है कि 2035 तक हिंदुस्तान को जो है ला करके जो है टॉप 3 पार्टनर्स में रखा जाए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी था रोड मैप, और वो रोड मैप जो आपका जो है ये पीटर वर्गीस की रिपोर्ट, उसके बाद में आपकी जो है ये अनिल वाधवा की रिपोर्ट, और उसके बाद ये जो आपके टोनी एबट जो आए दिल्ली, इस बात को इंगित करता है कि दोनों प्रदेश इस बात को समझते हैं कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सूरत हाल बदल रही हैं, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का अपना इंटरेस्ट है, जिस तरीके से हमारे आपस में जो विचार मिलते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, और इसके चलते उन्होंने बोला कि अब हमको संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे, जो अब आ गए हैं, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है, मेरा मानना ये है। तो उसके चलते मुझको लगता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे माइनिंग और रिसोर्सेज का हो, आप टूरिज्म का हो, और टेक्नोलॉजी का हो, तो आप देखिएगा कि संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। लेकिन जैसे हर आपसी संबंधों की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की भी आपसी चुनौतियां हैं। आपने सीका का जिक्र किया, सीका पे अब 2011-12 से जो है काफी वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया की अपनी खुद की सेंसिटिविटीज हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। तो उस मुद्दों पे अब जैसे कि हमने RCEP से भी अपने को विड्रॉ कर लिया था, तो अपने इंडिया के भी अपने कुछ जो सेंसिटिविटीज हैं जो कैनबरा समझता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों देश जो आपस में बात करने को तैयार है, इसी के चलते टोनी एबट हिंदुस्तान में आए थे। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी अब एक नई सोच यहाँ पे पनपी है, यहाँ के उद्योगपतियों और व्यवसायियों के बीच में, कि अब हमको भी बड़े खुले मन से, बड़े खुले विचार से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ में जो है अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसमें यहाँ पे काफी योगदान रहा है यहाँ के जो भारतीय मूल के लोग जो रहे हैं, यहाँ पे जो है बिजनेस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल जिसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ क्वींसलैंड में मैं, अब इनके जरिए भी हम लोग जो है बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में जो है हम जो है ऑस्ट्रेलिया को मदद करें, भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ में अपने संबंधों को, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। और साथ ही हम यहाँ पे ये भी प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो उद्योगपति, यहाँ के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास जाकर के हम बताएं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में अब सूरत हाल आर्थिक दृष्टि से बदल चुकी हैं। जैसे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग की रैंकिंग में काफी ज्यादा है, उछाल आया है, काफी इंप्रूव हुई हमारी रैंकिंग। दूसरी चीज ये कि अब हम ये भी बताते हैं कि एक जमाने में जो भ्रष्टाचार होता था एक फाइल को क्लियर कराने में, वो काफी हद तक जो खत्म कर दिया गया है इस नई सरकार, मोदी सरकार के अंदर कर। और उसके अलावा हमारा ये भी प्रयास रहता है कि अगर हम खुले मन से, और जो रोड मैप, ये जो रिपोर्ट हमको ला करके दे रही है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल है, CII है, फिक्की है, इनके साथ में मिलकर के हम यदि कार्य करें तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे जो हम जो आम सहमति न बना सकें। और उसी की पहल का एक नतीजा है कि जो टोनी एबट वहां पे गए थे, तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ अब ये कोई भी देखिए संबंध आगे बढ़ने में सबसे पहले आपकी सोच बदलनी जरूरी होती है, और वो सोच बदली है पिछले कई वर्षों में, वो सोच बदली है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो हम बदलाव देखेंगे वो उसी सोच का नतीजा होगा। तो क्या सीका के इस वर्ष के अंत तक फाइनल होने की संभावना है? देखिए हम लोग यहाँ से अटकलें तो लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि भारत भी एक प्रजातंत्र है, ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र की अपनी अपनी जो है लिमिटेशंस होती हैं। और हिंदुस्तान में किस तरीके से जो है डोमेस्टिक राजनीति जो बदलेगी, वो काफी हद तक ये निर्धारित करेगी कि भारत कितना जो है आपको जो है कंसेशन दे सकता है इन सब चीजों पे। तो उस लिहाज से मुझको लगता है कि कैनबरा इस बात को समझता है। उसी तरीके से हम भी इस बात को दिल्ली में समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी अपनी मजबूरियां होती हैं डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के, उनके जो संबंध रहे हैं चाइना के साथ में। तो मेरे ख्याल से ये एक समझ दोनों तरफ है, क्योंकि दोनों ही प्रजातांत्रिक देश हैं, और तो उस चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि नई सोच जो अब जो पनपी है दिल्ली और कैनबरा में,
वो यही कहती है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम जो है मिल बैठ करके हम नहीं सुलझा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक चीज कहते हैं कि अगर दोनों के बीच में ये सहमति बन जाए कि यदि हम इन चीजों को नहीं सुलझाएंगे तो हम दोनों का घाटा होगा, तो वो चीज जो है दोनों देशों को जो है काफी प्रोत्साहित करती है अपने संबंधों को सुधारने के लिए और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो ये एक नई सोच मेरे हिसाब से कैनबरा और नई दिल्ली में पनपी है, जिसके चलते मेरा मानना है कि हमको सफलता मिल सकती है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, प्रजातांत्रिक देशों की अपनी अपनी समस्याएं, वो ऊंट किस करवट बैठेगा राजनीति का दोनों देशों में, उसको हमको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में सॉफ्ट पावर का आप कितना योगदान देखते हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट पावर का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सॉफ्ट पावर आपका जो बाकी जो लार्जर रिलेशनशिप होती है उसको उसके लिए बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि आज के तारीख में 7 लाख भारतीय मूल के लोग यहाँ पे बसते हैं। हमारे क्वींसलैंड के प्रदेश में जो है 60,000 से ज्यादा जो भारतीय यहाँ पे रहते हैं। और पिछले पिछले 20-25 सालों में, और ये भारतीय वो हैं जो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे खेल हो, हर जगह जो है अब हमारे जो भारतीय मूल के लोग जो हैं काफी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो वहां पे जाकर के उन्होंने जो एक जो है सोच बदली है, भारत के बड़ा ही सकारात्मक रूप ऑस्ट्रेलिया के सामने रखना शुरू किया। एक तो वो, दूसरा आप समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं जब हिंदुस्तान में रहता था 2007 के पहले, तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा क्रिकेट की दृष्टि से देखा जाता था। तो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रोल है, और हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से स्वयं कितने क्रिकेटर्स आकर के आपके आईपीएल में खेलते हैं। और हमने देखा कि जब यहाँ पे बुश फायर हुई थी, यहाँ पे हमारे सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह स्वयं आए थे यहाँ पे चैरिटी मैच खेलने के लिए। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट, इसके जो गुडविल एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, वो मैथ्यू हेडन है, फॉर्मर क्रिकेटर। तो स्पोर्ट्स का भी काफी रोल रहता है। उसके अलावा टूरिज्म को आप ले लीजिए, टूरिज्म में यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे भारतीय प्रोड्यूसर्स ने आकर के फिल्मों को शूट किया हुआ है। उसी तरीके से बॉलीवुड का भी यहाँ बड़ा प्रचल रहा है। तो पिछले, जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ी है, चाहे वो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो, लिटरेरी फेस्टिवल हो, चाहे वो बायलैटरल आपकी स्पोर्टिंग सीरीज हो। अब जैसे भारतीय महिलाएं यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आई, हम लोग उसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैकाय में और गोल्ड कोस्ट में, ताकि और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन, ये दो बड़े इम्पैक्ट सेक्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में जो होता है वो दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो हमारा जो पर्सपेक्टिव उसको बहुत चेंज करता है। तो सॉफ्ट पावर का जहां तक मेरा मानना है कि सॉफ्ट पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो चीन के सॉफ्ट पावर से अलग है। चीन का जो बड़ा ही इंट्रूसिव है, बड़ा एग्रेसिव है, लेकिन हमारा जो है बड़ा ही सटल होता है। हमारा जो है बड़ा ही जिसको बोलना चाहिए कि सॉफ्ट अप्रोच होता है, फिल्मों के जरिए और टूरिज्म के जरिए और खेल के जरिए। और हम जबरदस्ती किसी के साथ में उसकी विचारधारा को नहीं बदलते, उनके साथ मिल करके चीजों को दिखा करके उनकी चीजों को हम उनकी विचारधाराओं को बदलना चाहते हैं। तो सॉफ्ट पावर का मेरा मानना है कि बहुत ही योगदान रहा है दोनों देशों के बीचों के संबंध मजबूत करने के लिए, आगे भी रहेगा। मेरा आखिरी सवाल क्वाड के बारे में है। क्या क्वाड की भूमिका और इसके स्वरूप को लेकर और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है? देखिए, अभी तो विचार विमर्श शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत पहले आप देखिए जब क्वाड की शुरुआत हुआ था तो उस समय केविन रड थे, तो उस समय खुद ही ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खींच लिया था, क्योंकि उनके संबंध चाइना के साथ ऐसे थे, वो नहीं चाहते थे कि चीन को वो जो किसी तरीके से नाराज करें, जिस वजह से वो जो क्वाड के जो पहिए थे वो निकल गए थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई हैं साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, उससे हर देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपके वहाँ के जो क्षेत्रीय देश हो, उस सब में बड़ा ही जो एक कंसर्न आया है चाइना की नीतियों के प्रति। इसके चलते ये जो एक नई सोच जापान में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और हिंदुस्तान में आई है, वो ये दिखाती है कि इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत प्रदेश में जो है आपको जो है सब देशों को मिल करके इंश्योर करना पड़ेगा
रूल ऑफ लॉ, क्योंकि ये बड़ा ही क्रिटिकल क्षेत्र है। आप जैसे जानते हैं मलाका स्ट्रेट से होते हुए तमाम जो है आपके जो है वो लाइफलाइन है ग्लोबल ट्रेड की, और उस इस क्षेत्र में जो जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका काफी ज्यादा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा, वहां के क्षेत्रों के वहां के जो देश हैं उनकी खुद की सुरक्षा पे पड़ेगा। तो इसके इसके चलते जो पिछले 2 वर्षों में कोविड के बाद जिस तरीके से चीजें बदली हैं, सप्लाई चेन आपके जो है डिसरप्ट हुए हैं, ट्रेड एकदम डिसरप्ट हो गया है, और उसके अलावा हमने देखा जिस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके चाइना ने जो अपना इंक्रोचमेंट शुरू किया था साउथ ईस्ट एशिया में, तो उससे जो जो छोटे छोटे देश थे उसे काफी भयाक्रांत हुए थे। तो भयाक्रांत होने की वजह से जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, भारत है, और आपके ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों ने आसियान के साथ में मिल करके आसियान की जो सेंट्रलिटी को आगे रखते हुए ये सोचा कि हम सारे देशों को मिल करके जो है हिंद प्रशांत को जो है स्टेबलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अमेरिका के अकेले के बस का नहीं है, क्योंकि अब जिस तरीके से हमने देखा है कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान से जो है अपना कूच कर दिया है, अब किस तरीके से उनकी नीतियां इंडो पैसिफिक में जो है बदलेंगी या नहीं बदलेंगी आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन हमको हेज करना पड़ेगा और हमको उसके अगेंस्ट में तैयार रहना पड़ेगा, ऐसे कोई भी पॉसिबिलिटी हो उसके लिए। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा तरीका था कि सारे देश एक साथ मिलकर के कार्य करें, कि जहां पे अब अमेरिका भी चाहता था कि बाकी देश जो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो ऐसे सूरत हाल में भारत का और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो ऑस्ट्रेलिया की पैसिफिक स्टेप अप के साथ में बड़ा अच्छे तरीके से उसको जो कॉम्प्लीमेंट करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है, चाहे वो हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप हो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, चाहे वो हमारा क्वाड का रिलेशनशिप हो, या हमारा त्रिकोणीय संबंध आप देख लीजिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान का हो, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का हो, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान का, तो ये सारे जो फ्रांस का हो, तो ये जो त्रिकोणीय हमारी जो जो समीकरण जो बैठ रहा है, ये तमाम जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो अलायंसेस होंगे, ये सब मिल करके एक बड़ा ही कलेक्टिव इम्पैक्ट वहां पे डालेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सारी जो त्रिकोणीय ये जो हमारे जो समीकरण बैठ रहे हैं, उनका सबका जो मेन जो इसको बोलना है मुख्य उद्देश्य वही है जो क्वाड का है, कि हम सब चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सॉवरेंटी को जो है वहाँ के स्टेट की सॉवरेंटीज को उसको जो रिस्पेक्ट किया जाए, जो जो हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उसको जो सिक्योर किया जाए, मैरीटाइम जो हमारे जो रूट्स हैं उसको जो सिक्योर रखा जाए। तो जो क्वाड की जो उद्देश्य है वो ये त्रिकोणीय जो हमारे जो समीकरण है उनके जो उद्देश्य हैं, जो प्लस हमारे जो आपसी जो बायलैटरल द्विपक्षीय जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सारे एक साथ मिलते हैं। तो हम कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एक सिस्टम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सारे जो चाहे ट्राइलेटरल हो, चाहे बायलैटरल हो, चाहे मल्टीलैटरल हो, प्लूरीलैटरल हो, मिनीलैटरल हो, तो सबका जो ये जो हमारे जो अलायंसेस जो बन रहे हैं सबका उद्देश्य एक ही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को किस तरीके से सिक्योर और स्टेबलाइज किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि क्वाड आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। और मुझे खुशी है कि इस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में जो अभी रिलीज हुआ था दिल्ली में, उसमें ये बोला गया कि दोनों देशों ने बोला कि ये कोई एशियन नेटो नहीं है, ये क्वाड एशियन नेटो नहीं है, क्योंकि वो नेटो जो बड़ा है उसका जो है लिमिटेड वो रोल था, मिलिट्री रोल था उसका नेटो का, वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट में बनाया गया था। लेकिन क्वाड है, क्वाड का जो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा ही वृहत उसका जो है मैंडेट है। हम कोविड की बात कर रहे हैं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम सप्लाई चेन्स की बात कर रहे हैं, और पैंडेमिक कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। तो तमाम इसमें ऐसे मुद्दे हैं जो सभी देशों को इक्वल तरीके से जो इम्पैक्ट करते हैं। तो जो क्वाड का जो अपना जो मैंडेट है वो नेटो से कहीं ज्यादा, और मुझे बड़ा हर्ष है कि इसको हमने बताया कि ये एशियन नेटो नहीं है, इसका रोल कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि उसे देखा तो मिलिट्री अलायंस के तौर पर ही जाता है, हालांकि उसमें और भी कई सारी चीजें आती है जैसा आपने बताया, लेकिन क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर देखते हैं, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए? देखिए वो अब चीन इसको किस तरीके से देखता है ये तो बीजिंग के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक बाकी क्वाड के देशों का जो सवाल है, वो हम जिसको कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, सब जानते हैं एलिफेंट इन द रूम क्या है, ठीक है। लेकिन हमारे कूटनीति में यही बोला जाता है कि किसी भी चीज को आप इस तरीके से ओपनली नहीं बोल सकते। और मेरा मानना यह है कि एक तरीके का थोड़ा सा काउंटर बैलेंस आना भी चाहिए था क्षेत्र के अंदर। जिस तरीके से हमने देखा था चीन का प्रचार और प्रसार, उनकी नीतियों का, एग्रेसिव नीतियों का हिंद प्रशांत में हो रहा था, उसके खिलाफ
एक आपको एकजुट होने की जरूरत थी। और उसमें हमने उनकी सेंसिटिविटीज को समझते हुए, जैसे मैंने कहा, क्वाड का जो मैंडेट काफी हमने जो वृहत रखा है, सिर्फ ये मिलिट्री अलायंस नहीं रहा है, तो उसके जरिए हम लोग चाहते हैं कि एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बने जिससे कि हमारे तमाम हितों को हम सुरक्षित रख सकें। और उसके 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 बावजूद भी अगर बीजिंग दूसरी तरीके से अगर क्वाड के डेवलपमेंट को देखता है, तो इसके लिए तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से प्रयास यही कर सकते हैं कि क्वाड को हम जिस तरीके से बढ़ाएं, वो एक मिलिट्री अलायंस के रूप में नहीं, बल्कि एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस के रूप में जो बढ़े, जो तमाम विषयों को लेकर के जो है विचार विमर्श करे और उसका निवारण करे। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। निरंजन जी, मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ कि हिंदी के बीच बीच में मुझे अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ा। आशा करता हूँ हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक होंगे, वो इसका बुरा नहीं मानेंगे। और प्रयास करूंगा कि आगे फिर जब कभी आपसे हिंदी में वार्तालाप करूं, तो कोशिश करूंगा कि तमाम जो अंग्रेजी के शब्द हैं उसका भी मैं हिंदी जो है इसका ट्रांसलेशन मैं जो हूँ करके बैठूं आपके साथ में। जी जरूर, हम आपसे फिर से बात करना जरूर पसंद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह मुलाकात पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।